सभी साथियों को नमस्कार। मैं राहुल गुदर आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। यूनिट नंबर 6 का अध्ययन हम कर रहे थे। यूनिट नंबर 6 की ये दूसरी क्लास है। पहली क्लास के अंदर हमने स्पोर्ट्स ट्रेनिंग की परिभाषाओं के बारे में अध्ययन किया था और इसके साथ ही हमने अध्ययन किया था स्पोर्ट्स ट्रेनिंग के प्रिंसिपल्स या फिर सिद्धांतों के बारे में। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि इस क्लास के अंदर हम प्रशिक्षण की प्रमुख विधियों के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। प्रमुख विधियों के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। जितने भी साथी हमारे साथ इस लाइव सेशन में जुड़ रहे हैं सभी एक बार फटाफट हम सब करके बता दीजिए कि आपको आवाज और फोटोज बिल्कुल एकदम क्लियर, बिल्कुल एकदम स्पष्ट जो है वो आ रही हैं। उसके बाद हम हमारा आज का सेशन शुरू करने वाले हैं। चलिए भाई शुरू करते हैं। शिक्षण विधियां, स्पोर्ट्स ट्रेनिंग की विधियां। प्रमुख विधि या मेथड्स, एक ऐसा टॉपिक। अब देखिए स्पोर्ट्स ट्रेनिंग की जो ये यूनिट नंबर 6 है, यहाँ से 20 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं। आमतौर पर 10 प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं। पिछली जो क्लास हमारी हुई है जिसके अंदर हमने परिभाषाओं के बारे में अध्ययन किया है और हमने साथ ही सिद्धांतों के बारे में अध्ययन किया है। परिभाषाओं के संबंध में आमतौर पर एक आधा प्रश्न पूछा जाता है और सिद्धांत को लेकर भी 1 या 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अब मानकर चलिए ऑन एन एवरेज 2 प्रश्न वहां से आपके उस क्लास से पहली 1 नंबर जो क्लास है वहां से पूछे जाने लाजमी है। और ये जो क्लास है यहां से भी आपको किसी भी लेवल का पेपर हो आपको प्रश्न देखने को मिलेगा ही मिलेगा। कैसे प्रश्न आते हैं, क्या चीजें पूछी जाती हैं, उनके बारे में मैं पहले आपको थोड़ा सूचित कर दूं। एक चीज तो जितनी भी ये विधियां आ रही हैं, चाहे वो सर्किट ट्रेनिंग आए, चाहे कॉन्टिन्यूस मेथड आए, चाहे कोई भी मेथड्स यहां पर आपको देखने को मिले, उन मेथड्स के प्रतिपादक कौन है या वो मेथड्स को, उन विधियों को इजाद किसने किया है, एक प्रश्न ये आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। दूसरी बात आपको जो ध्यान रखनी है वो ये कि उन विधियों के क्या कोई अन्य नाम भी हैं। दो तरह के प्रश्न हो गए। फिर तीसरी तरह का प्रश्न है कि वो विधियां क्या डेवलप करने में, क्या विकास, किसके विकास में आपको सहयोग करती हैं। क्या वो शक्ति के विकास में आपको सहयोग करती हैं, क्या वो लचीलेपन के विकास में आपको सहयोग करती हैं, क्या वो सहनशीलता के लिए बहुत बेहतर है, किसी भी चीज के विकास में वो आपको सहायक है, तो वो चीज आपको ध्यान रखनी है। फिर चौथा प्रश्न जो बनेगा, ये 3 प्रश्न आपके 3rd ग्रेड, 2nd ग्रेड, 1st ग्रेड के लिए भी है। फिर अगला एक जो प्रश्न बनेगा वो है बहुत छोटी डिटेल से कि ये इनके अंदर क्या चीजें हो रही हैं और गहराई में जो और डेप्थ में चीजें हैं, वो हो सकता है 2nd ग्रेड और 1st ग्रेड के लिए बचा ले जाए। 3rd ग्रेड के अंदर ये 3 तरह के प्रश्न आएंगे। मैं पुनः एक बार दोहरा दूं कि जितनी भी ये विधियां हैं उनके प्रतिपादक कौन है। दूसरा प्रश्न, इनके उपनाम क्या क्या हो सकते हैं। तीसरा प्रश्न, ये क्या विकास करने में आपको सहायक है। ये 3 प्रश्न यहां पर आपको ध्यान रखने हैं जो बार बार पूछे जाते हैं। एक एक विधि को यहां पर हम पढ़ना शुरू करते हैं। पहली विधि है परिधि परीक्षण या फिर जिसको सर्किट ट्रेनिंग के नाम से जाना जाता है। जिसको सर्किट ट्रेनिंग के नाम से भी जाना जाता है। अब हो सकता है कि परिधि ना लिखा हुआ मिले आपको, सर्किट का सर्किट लिखा हुआ मिल जाए, तो ध्यान रखना है कि सर्किट ट्रेनिंग के प्रतिपादक जो हैं वो मॉर्गन व एडमसन है। मॉर्गन और एडमसन है। 1953 इंग्लैंड के अंदर इन्होंने इस विधि को इजाद किया है। इंग्लैंड के अंदर भी लीड्स विश्वविद्यालय के अंदर इन्होंने शोध वगैरह किए, वहां पर इन्होंने इजाद किए। तो एक प्रश्न आपका ध्यान रखना है, सर्किट ट्रेनिंग, मॉर्गन और एडमसन, 2 व्यक्तियों के यहां पर नाम है, मॉर्गन, एडमसन। सर्किट ट्रेनिंग, एक बात आपको यह ध्यान रखनी है, मूल रूप से, अब ये सर्किट ट्रेनिंग है क्या इसके बारे में हम देखते हैं। मूल रूप से सर्किट प्रशिक्षण एक प्रकार का शारीरिक प्रशिक्षण था जिसमें व्यायाम में विविधता लाने और व्यायामकर्ता की रुचि बनाए रखने में मदद करने के उद्देश्य से एक व्यायाम स्टेशन से दूसरे तक जाना शामिल था। व्यायाम स्टेशनों की संख्या प्रशिक्षित की जा रही मांसपेशियों की संख्या पर निर्भर करती है। आगे मैं अगली स्लाइड पे जाता हूं। यहां पर जो बात लिखी गई है वो आगे फोटो के साथ समझा दी जाएगी। अब यहां पर एक बार हम देख लेते हैं कि ये व्यायाम किस तरह का है। इस तरह से, एक जरूरी नहीं है कि एक घेरा ही हो, किसी भी तरह की शेप वहां पर हो सकती है। इस तरह की शेप हो सकती है, एक घेरा हो सकता है, किसी भी तरह की, इस तरह की शेप हो सकती है, किसी भी तरह की शेप हो सकती है। इस शेप के अंदर अलग अलग जगह पर स्टेशन बनाए जाते हैं। जैसे यहां पर स्टेशन बनाए गए, या फिर इस तरह से ये जो मैं घेरे बना रहा हूं इनको क्या बोला जाता है, स्टेशन बोला जाता है। इनको स्टेशन बोला जाता है। स्टेशन का मतलब वही है जो आप स्टेशन को समझते हैं। स्टेशन यानी कि वो जगह जहां पर गाड़ी रुकती है। तो ये वो जगह है जहां पर व्यायाम करता रुकेगा। हर एक, जैसे
बस स्टॉप होते हैं, बस के स्टेशन होते हैं, तो यहां पर जो व्यायाम कर रहा है वो अनिवार्य रूप से हर स्टेशन के ऊपर रुकता हुआ जाएगा। तो यहां पर अलग अलग जगह पर स्टेशन बने हुए होते हैं। अब इसी तरह से ये शेप समझाने के लिए था, यहां पर इसी तरह से आप देख रहे हैं गोल घेरा है, यहां पर 1 नंबर स्टेशन यहां बना हुआ है, 2 नंबर स्टेशन, 3 नंबर स्टेशन, 4 नंबर स्टेशन, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर स्टेशन यहां पर बने हुए हैं। हर स्टेशन के ऊपर, हर स्टेशन के ऊपर व्यक्ति जो है अस्थायी होता है, व्यक्ति एक जगह पर खड़ा नहीं रहता है। एक बात ये ध्यान रखनी है आपने कि व्यक्ति घूमता रहेगा, जो एक्सरसाइज है वो यहां पर स्थायी होगी। जैसे यहां पर ये यहां पर फ्रेंच के अंदर लिखे हुए हैं, जैसे यहां पर ये पुशअप कर रहा है या प्लैंक कर रहा है, यहां पर ये व्यक्ति प्लैंक कर रहा है, तो 7 नंबर के ऊपर जो भी आएगा वो प्लैंक ही करेगा। इसी तरह से यहां पर जो आएगा वो लंजेस ही करेगा, यहां पर जो आएगा वो लंजेस ही करेगा, यहां पर जो आएगा प्लैंक करेगा। अब यहां पर हर एक स्टेशन के ऊपर एक एक एक्सरसाइज निर्धारित है कि वही एक्सरसाइज यहां पर होनी चाहिए। जैसे यहां पर एक एक्सरसाइज कंधों की रख दी, यहां पर पैरों की रख दी, तो व्यक्ति को बीच में आराम मिलता रहे। एक स्टेशन के ऊपर कंधे हैं, फिर पैर हैं, फिर दोबारा कंधे आगे, फिर दोबारा पैर आगे, फिर यहां पर कमर की एक्सरसाइज होगी, फिर यहां पर पैरों की एक्सरसाइज और यहां पर फिर हाथों की और कोर की एक्सरसाइज है। तो यहां पर इसको बंटवारा कर रखा है और बहुत शानदार तरीके से बांट रखा है कि एक एक्सरसाइज करे। अब यहां पर होगा कैसे कि हर स्टेशन के ऊपर एक एक एक्सरसाइज फिक्स कर रखी है। अब ये व्यक्ति, सिर्फ इस एक व्यक्ति को देख लीजिए, अब जैसे 15 सेकंड के लिए, 20 सेकंड के लिए जैसे ही हमने कोई एक्सरसाइज की, जैसे ही हमने कोई व्यायाम किया, वो अब सर्किट शुरू हुआ, 15 सेकंड के लिए इसने यहां पर अभ्यास किया, फिर कोच होगा वो जैसी टाइम देखेगा 15 सेकंड, 20 सेकंड, जितने समय के लिए हम वो व्यायाम कर रहे हैं। जैसे मान लो कि 30 सेकंड का व्यायाम है, 30 सेकंड का रेस्ट है, तो जैसे 30 सेकंड हुए, अब जैसे विसल लगाई जाएगी तो यहां पर जो व्यक्ति है ये यहां पर पुशअप करने लगेगा, यहां पर स्क्वाट्स करने लगेगा। इसी तरह से जो जो व्यक्ति जहां जहां भी है ये यहां पर अपनी अपनी एक्सरसाइज करने लग जाएंगे। सब जैसे 30 सेकंड के लिए एक्सरसाइज करेंगे, फिर कोच विसल लगाएगा, 30 सेकंड का क्या है, रेस्ट है। इस रेस्ट के दौरान ये व्यक्ति यहां जाएगा, ये व्यक्ति यहां पर, इस तरह से सभी अपनी अपनी जगह को बदल लेंगे, साथ में चलकर अगली जगह पर चले जाएंगे और साथ में 30 सेकंड में वो आराम कर लेंगे। जैसे 30 सेकंड होंगे, अब ये व्यक्ति यहां पर आ गया तो यहां पर ही दूसरी एक्सरसाइज करेगा। इसी तरह से वो 30 सेकंड रेस्ट, 30 सेकंड व्यायाम, 30 सेकंड रेस्ट, 30 सेकंड व्यायाम करते हुए पूरा एक सर्किट कंप्लीट करेंगे। यानी कि ये व्यक्ति ये सारी एक्सरसाइज, ये सारे व्यायाम करते हुए जब यहां पर वापस आ जाएगा तो एक सर्किट पूर्ण हो जाएगा, तो एक परिधि पूरी हो जाएगी। यानी कि इस व्यक्ति ने ये सारी की सारी एक्सरसाइज कर ली, उसके बाद रेस्ट दिया जा सकता है। इसी को क्या कहते हैं, सर्किट ट्रेनिंग कहते हैं। कितने व्यायाम करवाने हैं इस चीज के ऊपर निर्भर रहेगा भाई, आप कौन कौन से मांसपेशियों को अभ्यास करवाना चाहते हैं। जैसे यहां पर पैरों को और हाथों को अभ्यास ज्यादा करवाया जा रहा है, या थोड़ा बहुत आपके कोर की जो मांसपेशियां हैं उनको अभ्यास करवाया जा रहा है, तो जिस मांसपेशी को अभ्यास करवाना है आपने, उन मांसपेशियों को आप यहां पर ऐड कर दीजिए। तो इस तरह की एक्सरसाइज यहां पर की जाती है। और क्या लिखा हुआ मिलता है, एरोबिक व्यायाम, स्थिर साइकिल पर सवारी और ट्रेडमिल पर दौड़ना और वजन प्रतिरोध। एक तो यहां पर एरोबिक व्यायाम हो जाता है और दूसरा वजन प्रतिरोध वर्कआउट भी हो जाता है, या फिर वजन स्लैश प्रतिरोध वर्कआउट हो जाता है। प्रतिरोध जैसे पुशअप कर रहे हैं, स्क्वाट्स कर रहे हैं, ये रेजिस्टेंस के लिए भी, यहाँ पर डंबल रख दिए, कहीं पर उपकरण भी रखे जा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई मशीन भी रखी जा सकती है, तो साथ में वहां पर प्रतिरोध व्यायाम भी हो रहे हैं। और क्योंकि हम लगातार व्यायाम कर रहे हैं, 30 सेकंड रेस्ट, 30 सेकंड लगातार एक्सरसाइज चल रही है, कंप्लीट रेस्ट नहीं मिल रहा है, इसलिए ये एरोबिक या एनोरोबिक कार्य भी करता है कि किस इंटेंसिटी के साथ हम गतिविधि कर रहे हैं। तो एरोबिक व्यायाम भी हो रहे हैं, या फिर नॉर्मल हम स्टेप अप की एक्सरसाइज रख दी, या फिर कोई भी एक्सरसाइज वहां पर रख सकते हैं, प्रतिरोध वर्कआउट भी रख सकते हैं। के संयोजन वाले सर्किट प्रशिक्षण को फिटनेस विकास के मामले में सर्वोत्तम परिणाम देने के लिए कहा जाता है। यानी कि जहां पर एरोबिक का भी काम हो रहा है क्योंकि लगातार सर्किट चल रहा है, और साथ में वहां पर कुछ प्रतिरोध व्यायाम भी हो रहे हैं। व्यायाम में निरंतरता सर्किट प्रशिक्षण का केंद्रीय मूल है, कि लगातार एक बार अगर सर्किट शुरू हो गया, उसके बाद बीच में थोड़ा थोड़ा रेस्ट करते हुए सारा का सारा सर्किट कंप्लीट होने के बाद ही आप रुकते हैं। तो ये जो निरंतरता है, यही क्या है, इसका केंद्रीय मूल है। एक प्रशिक्षण सर्किट में 5 से 15 व्यायाम स्टेशन हो सकते हैं, 5 से 15 रख सकते हैं, लेकिन आदर्श माना जाता है 6 से 10 होने चाहिए, जो मैनेज करने ज्यादा आसान है होने चाहिए। और कुल समापन समय 5 से 20 मिनट के बीच में होना चाहिए। प्रत्येक प्रशिक्षण सत्र में सर्किट को कई बार दोहराया जा सकता है, और आप अपनी व्यवस्था के अनुसार इसको कई बार दोहरा भी सकते हैं, कई बार दोहरा भी आप इसको सकते हैं। यानी कि आप इसको 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, जैसा भी आप अभ्यास करना चाहें उसके हिसाब से आप इसको दोहरा भी सकते हैं।
तो ध्यान रखना है आपने, सर्किट ट्रेनिंग है क्या, इसमें एरोबिक व्यायाम की थोड़ी झलक मिलती है, प्रतिरोध व्यायाम की झलक मिलती है, निरंतरता रहती है, सर्किट जो है 5 से 10 तक हो सकते हैं। इन सभी बातों को आपने ध्यान रखना है। सहनशीलता व सहनशीलता क्योंकि इसमें लगातार अभ्यास हो रहा है, और शक्ति विकास क्योंकि इसके अंदर प्रतिरोध व्यायाम भी किए जा रहे हैं। लगातार प्रशिक्षण प्लस प्रतिरोधक व्यायाम की वजह से ये शक्ति सहनशीलता के अंदर स्ट्रेंथ एंड्योरेंस या फिर शक्ति सहनशीलता के अंदर मदद करता है। तीव्रता या फिर इंटेंसिटी व आयतन या फिर वॉल्यूम प्रशिक्षक खिलाड़ी की योग्यता अनुसार रख सकता है। अब यहां पर इंटेंसिटी कैसे, अब दो चीजें यहां पर होती है, एक तो होती है इंटेंसिटी, एक होती है स्ट्रेंथ, एक होती है आप कह सकते हैं वॉल्यूम। एक होती है इंटेंसिटी और एक होती है वॉल्यूम। मैं दोनों को नाम यहां पर लिखता हूं। जिसको आप तीव्रता कहते हैं, और एक है वॉल्यूम जिसको आप कुल कार्य कहते हैं। इनको कैसे यहां पर बढ़ाया जाता है फिर कम किया जाता है। जैसे देखिए कि जब आप सर्किट को प्लान कर रहे हैं तो सर्किट के अंदर अगर आप 10 एक्सरसाइज की बजाय 15 एक्सरसाइज कर दें तो आपने क्या बढ़ा दिया, वॉल्यूम को बढ़ा दिया। एक तरह से वॉल्यूम इस तरह से बढ़ाया जा सकता है। या फिर आपने क्या किया, एक्सरसाइज तो 10 ही है, 10 को रिपीट 2 की बजाय हमने 4 बार कर लिया तो उसका वॉल्यूम बढ़ गया। कुल जो एक्सरसाइज होने वाली है उसको आपने बढ़ा दिया। तीव्रता या क्वालिटी को कैसे बढ़ाया जाता है कि आप इंटेंसिटी को बढ़ाने के लिए, व्यायाम को मुश्किल करने के लिए आप हो सकता है कि 2 की बजाय 4 कर दें, या आप क्या कर सकते हैं कि जो 2 बार करवाया जा रहा है उसमें आप ड्यूरेशन को बढ़ा दें। जैसे 30 सेकंड रेस्ट और 30 सेकंड एक्सरसाइज करने के लिए मैं बोल रहा था, तो आप 1 मिनट का अभ्यास कर दें, 1 मिनट आपको लगातार एक्सरसाइज करनी है और 30 सेकंड आपको रेस्ट करना है। इस तरह से भी किया जा सकता है। या फिर 1 मिनट रेस्ट करके इंटेंसिटी को कम करना है तो 30 सेकंड आपने अभ्यास करवाया और 1 मिनट का आपने रेस्ट दे दिया। इस तरह से भी आप कर सकते हैं। इंटेंसिटी के साथ छेड़छाड़ इस तरह से हो सकती है, और वॉल्यूम के साथ छेड़छाड़ या फिर वॉल्यूम के साथ समायोजन इस तरह से हो सकता है। दोनों ही बात मैंने आपको यहां पर बताई है। यहां पर आप तस्वीरें देख रहे हैं जैसे अलग अलग यहां पर सर्किट बने हुए हैं, अलग अलग सर्किट के अंदर अलग अलग अभ्यास ये हो रहे हैं यहां पर। और एक व्यक्ति जो है, जहां से मान लीजिए कि यहां से ये सर्किट शुरू हो रहा है तो ये इस क्रम के अंदर आगे की तरफ बढ़ता है, और यहां पर बढ़ने के बाद जब व्यक्ति वापस अपनी मूल जो जगह थी वहां पर आ जाता है तो एक परिधि या फिर एक सर्किट यहां पर कंप्लीट हो जाता है, एक सर्किट यहां पर कंप्लीट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगली विधि, अगली विधि का नाम है कॉन्टिन्यूस मेथड या फिर निरंतर विधि, लगातार प्रशिक्षण विधि या फिर निरंतर विधि, कॉन्टिन्यूस मेथड। यहां पर व्यक्ति के नाम का आपने ध्यान रखना है, डॉक्टर अर्नेस्ट वेनोकेन। 1920 के आसपास इन्होंने इसका इजाद यहां पर किया था। सामान्य नियम के अनुसार वर्कआउट की तीव्रता तुलनात्मक रूप से कम और अवधि लंबी रखी जाती है, क्योंकि नाम के अंदर ही आप देख रहे हैं ना, निरंतरता आ रही है। और एक चीज आप और ध्यान रखना, अभी मैंने यहां पर 2 नाम लिखे थे, अभी मैंने यहां पर 2 नाम लिखे थे। एक नाम था तीव्रता और एक नाम था कुल कार्य, वॉल्यूम। तीव्रता और कुल कार्य या फिर वॉल्यूम, इंटेंसिटी और वॉल्यूम, इसके लिए शायद एक शब्द और है जो हिंदी के अंदर है, जो मुझे अभी याद, अवधि लिख लीजिए आप, जो मुझे अभी एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है। इंग्लिश में इसको इंटेंसिटी और वॉल्यूम कहते हैं। इंटेंसिटी और वॉल्यूम दोनों एक दूसरे के विपरीत चलते हैं हमेशा। यानी कि अगर आप इंटेंसिटी को बढ़ाएंगे ना तो वॉल्यूम को कम करना ही पड़ेगा। सरल भाषा के अंदर मैं अगर बोलूं कि अगर आप चाहते हैं कि साइकिल चलाने, आप साइकिल चलाना जाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आप साइकिल पे जाएं, सबने साइकिल चलाई है कभी ना कभी, तो आप साइकिल चलाना चाहते हैं। अब साइकिल चलाने के लिए अगर आप चाहते हैं कि आप बहुत तेजी के साथ पैडल चलाएं, बहुत तेजी के साथ साइकिल चलाएं, बहुत तेज गति पे साइकिल को चलाएं, तो आप ज्यादा लंबी दूरी तक साइकिल नहीं चला पाएंगे। अगर तेज गति के साथ चला रहे हैं तो आपने तीव्रता को बढ़ाया है, आपने इंटेंसिटी को बढ़ाया है। जब इंटेंसिटी बढ़ी है तो आप अवधि को नहीं बढ़ा पाएंगे या फिर कुल कार्य को नहीं बढ़ा पाएंगे। अगर आप 10 किलोमीटर जाना चाहते हैं, 20 किलोमीटर जाना चाहते हैं साइकिल पे, तो आपको बहुत आराम से चलना पड़ेगा। यानी कि इंटेंसिटी अगर ऊपर जाएगी तो अवधि नीचे आ जाएगी, और अवधि ऊपर जाएगी तो इंटेंसिटी नीचे आ जाएगी। सिंपल सी बात रखनी है। आप एक व्यक्ति को देखते हैं कि जो दिन में कहता है कि मैं 12 घंटे पढ़ता हूं,
अब 12 घंटे इतनी लंबी ड्यूरेशन तक पढ़ना, और वो कहता है कि मैं 4 घंटे एक साथ जब बैठता हूँ, एक साथ बैठा रहता हूँ, उसके बाद मैं 4 घंटे बाद ही उठता हूँ, तो वो कुल कार्य जो है वो बहुत ज्यादा कर रहा है। अब जाहिर सी बात है कि 4 घंटे अगर लगातार बैठ रहा है तो उसकी इंटेंसिटी कम होगी। एक व्यक्ति जो है वो आधा घंटा पढ़ रहा है, फिर 5-10 मिनट 15 मिनट का ब्रेक लेता है, फिर आधा घंटा पढ़ता है, लेकिन जो आधा घंटा पढ़ता है वो हाई इंटेंसिटी होता है, उसके अंदर इंटेंसिटी जो लो नहीं होती। यहां पर हाई इंटेंसिटी और यहां पर कुल कार्य कैसे होगा? हाई इंटेंसिटी यहां पर होगा कि जो भी आप पढ़ते हैं वो बिल्कुल एकदम ध्यान लगाकर पढ़ते हैं, कंसंट्रेशन के साथ पढ़ते हैं, आप बिल्कुल एकदम ऊपर ऊपर से नहीं पढ़ते हैं। तो हर चीज के अंदर इंटेंसिटी और ड्यूरेशन जो है वो देखी जा सकती है, तीव्रता और ये देखी जा सकती है। जिस भी आप ट्रेनिंग मेथड को देखें, इस सप्ताह यूनिट नंबर 6 आपकी कंप्लीट हो जाएगी, फिर बचेगी यूनिट नंबर 2। यूनिट नंबर 2 अगले हफ्ते से आपकी शुरू हो जाएगी। बाकी सिलेबस आपका लगभग कंप्लीट है। यूनिट नंबर आपकी 6 यूनिट लगभग कंप्लीट हो चुकी है, 2 यूनिट बची हुई है, तो वो भी हो जाएगी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जिस भी विधि को पढ़ें आप, तो उन विधियों के अंदर तीव्रता और कुल कार्य को आपने देखना है, उनके आधार पर उनको समझना है। जैसे यहां पर आप लगातार प्रशिक्षण विधि या फिर निरंतर विधि या कॉन्टिन्यूअस मेथड को देख रहे हैं, सामान्य नियम के अनुसार वर्कआउट की तीव्रता तुलनात्मक रूप से कम और अवधि लंबी रखी जाती है, यानी कि यहां पर इंटेंसिटी को कम रखा जाएगा और वॉल्यूम को क्या रखा जाएगा? ज्यादा रखा जाएगा। क्योंकि अगर वॉल्यूम को कम रखेंगे तो इंटेंसिटी को बढ़ाना पड़ेंगे, और वॉल्यूम अगर ज्यादा रख रहे हैं, अगर अवधि लंबी रख रहे हैं, तो इंटेंसिटी को कम रखना पड़ेगा, क्योंकि आप बहुत ज्यादा पेस पे बहुत ज्यादा देर तक नहीं यहां पर गतिविधि कर पाएंगे। उसके बाद अपने उद्देश्यों के आधार पर लंबी दूरी के एथलीट क्रॉस कंट्री या फिर मैराथन में स्थिर गति या फिर तीव्रता के साथ दौड़कर प्रशिक्षण लेते हैं। जहां हृदय गति 130 और 160 दर प्रति मिनट के बीच होती है, ऐसी दौड़ की अवधि युवा एथलीटों के लिए 30 मिनट और परिपक्व लोगों के लिए, एथलीट के लिए 60 से 120 मिनट तक होती है। दोनों ही बातें आपने ध्यान रखनी है। यहां पर कोई ज्यादा ऐसी बात नहीं है कि जो समझाने योग्य हो। 130 से 160 नॉर्मल आपकी जो हृदय गति वो बेहतर है, और ये 130 से 160 के बीच में होनी चाहिए। और इसके साथ में जो युवा एथलीट है उन 30 मिनट से अधिक अवधि जो है वो निरंतर विधि में आएगी, और परिपक्व एथलीट है, मैच्योर एथलीट्स हैं, उनके लिए 60 से 120 मिनट तक, यानी कि 1 घंटे से लेकर 2 घंटे के बीच की जो दूरी है वो लंबी अवधि के अंदर शामिल हो जाती हैं, लंबी अवधि के अंदर शामिल हो जाती हैं। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ये व्यक्ति का डॉक्टर अर्नेस्ट वेनोकेन ध्यान रखना, वहां पर मॉर्गन और एडमसन ध्यान आपने ध्यान रखना। सर्किट की बात मैं यहाँ पर कर रहा हूं। आगे बढ़ते हैं। एथलीट की एरोबिक क्षमता में सुधार होता है। देखिए 2 क्षमताएं हैं, एक है एरोबिक, एक एनरोबिक। यहां पर है एरोबिक और एक है एनरोबिक। यूनिट नंबर 1 के अंदर आप दोनों का अध्ययन करके आए हैं। यूनिट नंबर 1 में आप दोनों का अध्ययन करके आए हैं। यहां पर एरोबिक के अंदर ऑक्सीजन का उपयोग करके आप ऊर्जा बनाएंगे, और यहां पर ऑक्सीजन का उपयोग नहीं होता है। अब क्योंकि यहां पर अवधि खूब लंबी है तो आपको ऑक्सीजन का उपयोग करना पड़ेगा, तो एरोबिक क्षमता का यहां पर विकास हो रहा है। मजबूत प्रोत्साहन के रूप में कार्य कर रहा है। निरंतर सहनशीलता, सहन शक्ति विकास पद्धति कई सकारात्मक शारीरिक और प्रशिक्षण प्रभाव पैदा करती है, जिसमें एथलीट मांसपेशियों में पर्याप्त वृद्धि के साथ सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने में सक्षम होता है। आमतौर पर यहां पर जो प्रभाव आपको देखने को मिलेगा वो एंडोरेंस का प्रभाव देखने को मिलेगा, या फिर एरोबिक क्षमता या फिर कार्डियोवैस्कुलर एंडोरेंस में सुधार आपको देखने को मिलेगा, और मांसपेशियां सहनशीलता के अंदर भी सुधार आपको देखने को मिलेगा। कार्डियो रेस्पिरेटरी एंड्योरेंस, जिसको एरोबिक एंड्योरेंस भी कहते हैं, उसके अंदर आपको सुधार देखने को किताब का काम होने वाला है, लगभग आ जाएगी। चलिए उसके बाद फार्टलेक मेथड। 2 मेथड हम कर चुके हैं, 2 विधियां कर चुके हैं। अगली विधि जो है फार्टलेक मेथड। अगली विधि है फार्टलेक मेथड। गोस्टा होल्मर, व्यक्ति का नाम क्या है? गोस्टा होल्मर। ये जो सन जितने भी आ रहे हैं ना, ये इतने महत्वपूर्ण नहीं है, ये यहां पर इतने महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि एग्जैक्ट यहां पर आंकड़े नहीं है। ये यहां वहां कई किताबों में लिखे हुए हैं, लेकिन एग्जैक्टली यही आंकड़े हैं, इसके बारे में सूचना नहीं है। फार्टलेक मेथड के बारे में एक प्रश्न ये खूब बार पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कि स्वीडिश अभिव्यक्ति या फिर स्वीडन के अंदर इसको क्या कहा जाता है? स्पीड प्ले कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है?
स्पीड प्ले कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? स्पीड प्ले कहा जाता है। लगातार जो प्रशिक्षण विधि है उसका ही एक भाग है ये, उसके जैसा ही है। अब यहां पर खास बात क्या है, दोनों के अंदर ध्यान रखना, दोनों कंपैरिजन करके देखना। लगातार डॉक्टर अर्नेस्ट वेनोकेन और यहां पर फार्टलेक मेथड गोस्टा होल्मर, इन दोनों की विधियों को कंपैरिजन करके देखना कहां पर फर्क आ रहा है। लगातार प्रशिक्षण पद्धति का एक रूप है, यानी कि एक बात तो स्पष्ट है कि यहां भी वहां भी क्योंकि हम लगातार गति कर रहे थे, यहां भी हमें लगातार दौड़ते रहना पड़ेगा। वहां भी हम लगातार दौड़ रहे थे और यहां भी हम लगातार दौड़ रहे हैं। फिर फर्क कहां पर है? फर्क ये देखिए, एक एथलीट की जरूरतों और स्तर के अनुसार अलग अलग तीव्रता के साथ आयोजित करवाया जाता है। अब यहां पर फर्क आ जाता है। वहां पर जब हम दौड़ रहे थे लगातार के अंदर, तो वहां पर तीव्रता एक जैसी थी, इंटेंसिटी एक जैसी थी, स्पीड ऊपर नीचे वहां पर नहीं हो रही थी। एक ही स्पीड से लगातार 60 मिनट से 120 मिनट के बीच में आपको दौड़ना था। यहां पर फर्क क्या आ जाता है? यहां पर स्पीड अप डाउन होती रहेगी। नाम लिखा गया स्पीड प्ले, यानी कि स्पीड के साथ खेला जाएगा। कभी स्पीड तेज हो जाएगी, कभी स्पीड स्लो हो जाएगी, कभी आप चलने लगे, कभी दौड़ने लगेंगे। इस तरह से स्पीड बहुत ज्यादा वेराई करेगी। यहां पर बहुत ज्यादा अलग अलग स्पीड आपको देखने को मिलेगी। के साथ आयोजित करवाया जाता है। एथलीट आमतौर पर एक जैसे एक क्षेत्र का उपयोग करेगा जो ऊपर नीचे होता है। यहां एक खास बात और क्या है, अब यहां पर फार्टलेक मेथड का जो उपयोग है वो यूरोप के अंदर गोस्टा होल्मर और ये स्वीडन जहां पर नाम आ रहा है, ये शुरुआत हुई यूरोप के अंदर। यूरोप के अंदर आप जानते हैं कि देश बहुत छोटे छोटे हैं और वहां पर जो लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग जो कर रहे हैं वहां पर एक जैसा समतल जगह भी नहीं है। कहीं ऊपर, कहीं आपको ऊपर चट्टान पे चढ़ना है, या फिर आप ऊंचाई पर है, कहीं ढलान है, कहीं पक्की जगह है, कहीं पर जो आप कह सकते हैं कि कच्ची सतह है। तो अलग अलग सतह के हिसाब से आपको अपनी स्पीड को कम ज्यादा करना पड़ेगा और वो कम ज्यादा करने की वजह से एथलीट को खुद अपनी स्पीड को समायोजन करना पड़ेगा, खुद अंदाजा लगाना पड़ेगा। जब आप ऊपर जा रहे हैं, नीचे आ रहे हैं, प्लेन के अंदर हैं, पक्की जगह पर हैं, कच्ची जगह पर हैं, तो अलग अलग चीजें आपको देखने को वहां पर मिलेगी। एथलीट अपनी, इतना हम पढ़ चुके हैं। अब यहां पर एक चीज और देखनी है, एथलीट आमतौर पर एक जैसे क्षेत्र का उपयोग करेगा जो ऊपर नीचे होता है। कोई एक ऐसी जगह यहां पर ट्रेनिंग के लिए ली जाएगी जो अप डाउन जहां पर है, जो एक प्लेन एरिया नहीं है, ट्रैक नहीं है वहां पर कहीं, क्योंकि आपको स्पीड कम ज्यादा करनी है तो फाटलैक के लिए आपको ऊंचावत जो है वो अलग अलग लेने पड़ेंगे और उस पर अलग अलग गति के साथ समायोजन करते हुए निर्धारित अवधि तक दौड़ना होता है। अब आपको अगर चढ़ाई पर है तो आप स्पीड कम कर दीजिए भाई, ढलान पर है तो स्पीड थोड़ी बढ़ा दीजिए, कच्ची जगह पर दौड़ रहे हैं तो स्पीड अलग कर दीजिए, पक्की जगह में दौड़ रहे हैं तो स्पीड अलग कर दीजिए। इस तरह से आप स्पीड के साथ छेड़छाड़ करते हुए चलते हैं। भिन्न भिन्न सतह व ऊंचावच पर समायोजन सीखने के साथ टखने, घुटने और कूल्हे की सहन शक्ति, विकास और प्रोप्रियोसेप्टिव संतुलन समायोजन को प्रोत्साहित करती है। अब यहां पर दो काम और क्या हो रहे हैं, जब आप लगातार अगर एक ही सरफेस पे दौड़ रहे हैं, एक ही जगह पर दौड़ रहे हैं, तो आपके बार बार आपके घुटनों को, आपके कूलों को, आपके टखनों को एडजस्टमेंट नहीं करना पड़ता। जब आप बार बार, कभी आप ऊपर की तरफ जा रहे हैं, इंक्लाइन में जा रहे हैं, कभी आप डिक्लाइन में आ रहे हैं, कभी प्लेन में है, कभी कच्ची जगह में, उबड़ खबड़ जगह में है, तो वहां पर आपको बार बार अपने टखनों को, घुटनों को और कूल्हे की हड्डियों को, कूल्हे के जो जोड़ है यहां पर बार बार क्या करना पड़ेगा, समायोजन करना पड़ेगा, बार बार आपको एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। आप अगर कभी कच्ची जगह पर दौड़े हैं तो आप देखते हैं दौड़ते दौड़ते आप कई बार अगर खड्डा आ जाता है तो आपको एक कदम ज्यादा आगे रखना पड़ता है, कभी एक कदम पीछे रखना पड़ता है। तो सारे के सारे समायोजन, सारे के सारे एडजस्टमेंट होते हैं किसके क्षेत्र पे, आपके कूल्हे के क्षेत्र पे, आपके घुटने के क्षेत्र पे, आपके टखने के क्षेत्र पे। तो इन जोड़ों के अंदर आप बेहतर इनके साथ आप कह सकते हैं कि समन्वय बनाते हैं और ये समन्वय बनाने में आपको सहयोग कौन करेगा, प्रोप्रियोसेप्टिव रिसेप्टर्स जो है वो आपकी मदद यहां पर करने वाले हैं और संतुलन बनाने में आपको ये सहयोग करते हैं। एथलीट अपनी गति को स्वयं तय करता है, क्योंकि भाई लंबी गति की दौड़ है और ऊंचावच अगर अलग अलग आ रही हैं तो जाहिर, क्वेश्चन मैं बता तो रहा हूं आपको कैसे बनेंगे। क्वेश्चन यहां पर 3 तरह के क्वेश्चन मैंने बताए हैं, 3 तरह के क्वेश्चन वो बनेंगे। सबसे पहली चीज आपको वो ध्यान रखनी है, उसके बाद मैं समझा रहा हूं, अंदर से क्वेश्चन आए तो वो आप टैकल कर सकते हो। 3 तरह के क्वेश्चन तो आपके लेवल पे जो बनेंगे, पहला, इनके प्रतिपादक कौन है, इनके अन्य नाम क्या है और इसके अलावा किसको प्रभावित करेगा, किसके विकास में सहयोग करेगा। ये 3 प्रश्न आपको यहां पर लिखे हुए दिखाई दे जाएंगे।
सीधे सीधे 3 प्रश्न तो ये बनेंगे। उसके बाद अंदर की चीजें मैं आपको बता रहा हूं, यहां पर क्रिएटिवनेस होगी, यहां पर रचनात्मकता होगी, यहां पर एग्जामिनर कैसे क्वेश्चन बनाता है उसके लिए आपको समझना पड़ेगा। उसके लिए आप समझ लीजिए, उसके बाद जैसा भी क्वेश्चन बनेगा उसके हिसाब से आप उत्तर लगा दीजिए। तो यहां पर ये सारी की सारी बातें लिखी हुई है, तो इनको समझना है आपने। एथलीट अपनी गति को स्वयं तय कर सकता है, यदि वह चाहे तो विविधता का उपयोग कर सकता है। इससे एथलीट की वर्कआउट में रुचि बनी रहती है और वह एक प्रकार के आत्म अनुशासन में भी रहता है। सेल्फ डिसिप्लिन सीखता है कि मुझे कब स्पीड को बढ़ाना है, कब स्पीड को कम करना है, वो सारी चीजें यहाँ पर खिलाड़ी अपने आप सीखता है। प्रशिक्षण भार दिल की धड़कनों बढ़ाकर 140 से 180 हृदय दर प्रति मिनट के बीच रखने के लिए पर्याप्त है। वहां पर 130 से 160 में थे हम, पिछली जो आपने इंटरवल ट्रेनिंग लगातार विधि देखी है, और यहां पर आप 140 से 180 में, यानी उससे थोड़ी सी ज्यादा इंटेंसिटी, उससे थोड़ी सी ज्यादा तीव्रता आपको यहां पर देखने को मिलती है। फार्डलैक को शक्ति सहनशीलता, इसको सहनशीलता कर ले, शक्ति सहनशीलता को विकसित करने का एक उत्कृष्ट साधन माना जाता है। शक्ति सहनशीलता है क्या? आप थके हुए हैं और थकान के बावजूद आप गतिविधि कर रहे हैं, तो ये स्ट्रेंथ एंड्योरेंस है। देखिए यहां पर विदेशों के अंदर ये ट्रैक बने हुए हैं, हालांकि भारत में तो ये ट्रैक नहीं है, लेकिन विदेशों में ऐसे ट्रैक बने हुए हैं कि आप प्लेन सरफेस पे दौड़ रहे हैं, फिर प्लेन से दौड़ते हुए आप इंक्लाइन पे जाते हैं, इंक्लाइन पे दौड़ते हैं, फिर आप डिक्लाइन पे जाते हैं। यहां पर आप सीढ़ियों का भी उपयोग कर सकते हैं। तो अनेक अनेक जो देश हैं या फिर अनेक अनेक जो ट्रेनिंग के मेथड्स हैं वो इसका उपयोग करते हैं, और बहुत अच्छी विधि है। अगर आपने कभी एथलेटिक्स के ट्रेनिंग की है तो आपने अवश्य रूप से फार्डलैक ट्रेनिंग का उपयोग किया होगा। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। उसके बाद अगली विधि है, 3 विधियां हम कर चुके हैं। सर्किट ट्रेनिंग कर चुके हैं, इंटरवल ट्रेनिंग कर चुके हैं, फार्डलैक ट्रेनिंग कर चुके हैं। फार्डलैक के बारे में स्पीड प्ले नाम से खूब बार क्वेश्चन पूछा गया है, उसको आपने ध्यान रखना है। तीनों के नाम आपने ध्यान रखने हैं, मॉर्गन और एडमसन। उसके बाद आपने डॉक्टर अर्नेस्ट वेनोकेन, उसके बाद आपने गेस्टा होल्मर, ये 3 लोगों के नाम भी आपने ध्यान रखने हैं। अगली विधि है अंतराल विधि या फिर इंटरवल ट्रेनिंग मेथड। इसके अंदर 3 नाम है व्यक्तियों के। पहले व्यक्ति का नाम है वोल्डेमोर ग्रशलर, हेंस रेंडाल और बिकिला। बिकिला का नाम अकेला पूछा जाता है, और यहां पर ग्रशलर और रेंडाल ये दोनों नाम यहां पर एक साथ पूछे जाते हैं। कोच कौन है? ग्रशलर है। और ये जो हेंस रेंडाल है ये कौन है? ये उनके डॉक्टर हैं। अब इंटरवल ट्रेनिंग के अंदर आपकी हृदय की जो गति है या फिर पल्स रेट है वो बहुत मायने रखती है। तो जब ये जर्मनी के अंदर ये सिस्टम ऑफ ट्रेनिंग विकसित हुआ, जब ये प्रशिक्षण विधि इजाद की गई, तो वहां पर ये एक फिजियोलॉजिस्ट या फिर डॉक्टर हमेशा कोच के साथ रहा करते थे जो खिलाड़ियों की हृदय गति को मापा करते थे। तो इन दोनों व्यक्तियों का नाम ग्रशलर और हेंस रेंडाल का नाम साथ में आता है, और बिकिला का नाम एक बार अलग से आता है। तो ये कुछ 2 नाम है, इनको भी श्रेय जाता है, और बिकिला ने इसको प्रसिद्ध किया है, ये नाम भी यहां पर आता है। तो यहां पर 3 नाम है। इसे टेरिस प्रशिक्षण भी कहते हैं। एक ये ध्यान रखना, इसे टेरिस प्रशिक्षण या फिर फाइव ब्रिगेड ट्रेनिंग भी कहा जाता है। ये जर्मन नेम है, तो फाइव ब्रिगेड ट्रेनिंग के नाम से भी जाना जाता है। तो 2 यहां पर उपनाम है, इसके 2 उपनाम है। एक प्रशिक्षण विधि जिसकी अवधि में परिवर्तन कर तीनों ऊर्जा स्रोतों को प्रशिक्षित किया जा सकता है। ये एक बात यहां पर ध्यान रखना। एक नई बात आई है, एक बहुत शानदार बात आई है कि अवधि के अंदर, अब इंटरवल ट्रेनिंग मेथड है, इंटरवल का नाम आपको पता लग रहा है, एक तो नाम से बड़ा बड़ा हिंट में आपको मिल जाएगा, फार्डलैक के अंदर नहीं मिलेगा। परिधि के बारे में नाम से एक बार आपने देख लिया तो नाम से आपको हिंट मिल जाएगा, यानी कि सर्किट बात हो रही है। कॉन्टिन्यूस के बारे में लगातारता हिंट मिल रहा है आपको। फार्डलैक के अंदर आपको हिंट नहीं मिल रहा है। यहां पर आपको इंटरवल ट्रेनिंग के अंदर फिर हिंट मिल रहा है कि यहां पर अंतराल दिए जाएंगे, यहां पर बीच में आराम दिए जाएंगे, यहां पर भी आपको एक हिंट मिल रहा है। अब यहां पर देखिए, इसको समझने के लिए आपने क्या करना है, यहां पर बात लिखी है तीनों ऊर्जा स्रोतों को यहां पर विकसित किया जा सकता है, प्रशिक्षित किया जा सकता है। किस तरह से? अगर मान लीजिए कि आप रेपिटेशन जो रखते हैं या फिर इंटरवल के अंदर जो दौड़ने का हिस्सा रखते हैं, वो अगर 80 मीटर का है, 100 मीटर का है, 120 मीटर का है, तो आपको ऑल आउट जाना पड़ेगा, यानी कि आपको एटीपी का यूज करना पड़ेगा। इसके अलावा जब आप 200 मीटर या फिर 400 मीटर का उपयोग करेंगे, 400 मीटर के आसपास जब दौड़ेंगे, तो वहां पर लैक्टिक एसिड सिस्टम का भी उपयोग होगा, दूसरा सिस्टम आ जाएगा। अगर आप रेपिटेशन 1500 के लगाते हैं, 3000 मीटर के लगाते हैं,
तो वहां पर कार्बोहाइड्रेट और इनका जो सिस्टम है उससे, या फिर ग्लूकोज का जो सिस्टम है उसको उपयोग कर लिया जाएगा। तो यानी कि हर एक ऊर्जा स्रोत को इसमें ट्रेन किया जा सकता है। किस तरह से किया जा सकता है वो मैंने अभी आपको बताया। कुछ चीजें आपको यहां पर मुश्किल लग सकती हैं, वो इसलिए नहीं है कि मैं बहुत ज्यादा पढ़ा रहा हूं, वो इसलिए नहीं है कि ये सब्जेक्ट मुश्किल है, वो इसलिए है क्योंकि आपने एक ऐसा विषय चुना है जिसका प्रैक्टिकल ज्ञान नहीं है। जैसे आप मान लीजिए कि आप डॉक्टर बनने जा रहे हो, लेकिन आप सर्जरी सीख रहे हो, लेकिन आपने मानव शरीर के अंदर क्या चीजें हैं वो आपको नहीं पता है। कुछ इस तरह की आपके साथ परिस्थिति है। तो अगर आपने ट्रेनिंग नहीं की है जीवन में ना, तो ये एक यूनिट आपको थोड़ी सी मुश्किल लगेगी। इसके लिए आप थोड़ा सा इस विषय के अंदर थोड़ी रुचि बना सकते हैं, खुद दौड़कर देख सकते हैं, खुद ये जितनी भी चीजें आ रही हैं इनको अपने ऊपर इस्तेमाल करके देख सकते हैं। थोड़ा यूट्यूब से या खिलाड़ियों के इंटरव्यू से आप देख सकते हैं। थोड़ा सा आप उस संसार से जुड़िए जहां पर ट्रेनिंग हो रही है, जहां पर ट्रेनिंग की जा रही है, जहां पर खिलाड़ी तैयार हो रहे हैं। अगर उस जगह से आप नहीं जुड़े हैं तो यहाँ पर जो विधियां आ रही हैं, जो नाम आ रहे हैं, तीव्रता बोला जा, इंटेंसिटी बोला जा रहा है, वॉल्यूम बोला जा रहा है, डेंसिटी बोला जाएगा, जो ये शब्द आएंगे ना वो शब्द आपको पकड़ में नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि इनके सब शब्द के साथ आपका परिचय नहीं है। ठीक उसी तरह से अगर इन सब चीजों में आपको थोड़ी मुश्किल आ रही है तो मुश्किल इस वजह से आ रही है क्योंकि आपने ट्रेनिंग नहीं की है। अगर ट्रेनिंग की है तो बहुत जल्दी आपकी चीजें पकड़ में आएंगी कि इस तरह से ये चीजें की जा रही हैं। अगर मैं फाट लेग बोलूंगा तो एथलीट का जो खिलाड़ी है वो जानेगा कि इस तरह से ट्रेनिंग जो है वो की जाती है। तो इनको अपने या तो आप जीवन में उतारना सीखिए या फिर आप थोड़ा सा इसमें थोड़ा अभ्यास और कीजिए। 2 बार 3 बार क्लासेस को देखिए, तो ठंडे दिमाग से सोचिए, समझने का प्रयास कीजिए। यूनिट नंबर 6 के अंदर एक भी चीज का रट्टा नहीं मारना है आपने, सिर्फ नाम रटने, उपनाम रटने। बाकी जितना ज्यादा समझने का प्रयास करोगे उतना आपके लिए बेहतर होगा, क्योंकि ये वो यूनिट नंबर 6 एक ऐसा संसार है जिसके अंदर आपने प्रैक्टिकल ज्ञान आपको बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आपने उस यूनिट नंबर 6 को जिया नहीं है कभी भी। अगर जिया है तो आपको बहुत जल्दी समझ में आएगी चीजें, लेकिन अगर आपने नहीं जिया है तो आपको बहुत ध्यान से उन चीजों को समझना पड़ेगा, और समझ के आधार पर ही आप यहां पर पार पा सकते हैं। रटने से आपका यहां पर काम जो है वो नहीं चलेगा। रटने वाला व्यक्ति जो है वो बहुत जल्दी अटक जाएगा यहां पर। तो ध्यान रखना है, तीनों के तीनों ऊर्जा स्रोतों को प्रशिक्षित किया जा सकता है। पूरा सिलेबस देखेंगे तो मेरा ये आपसे अनुरोध है, जो नए विद्यार्थी हैं, जो पहली पहली बार तैयारी कर रहे हैं, वो इसी सिलेबस को, इसी क्लासेस को कम से कम 2 या 3 बार जरूर देखें। क्योंकि अब मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ तीनों ऊर्जा स्रोत की। अब तीनों के तीनों ऊर्जा स्रोत मैं यहाँ पर दोबारा एक्सप्लेन नहीं कर सकता, लेकिन सिलेबस में मैंने कहीं और एक्सप्लेन इसको कर रखा है। तो सभी की सभी चीजें पहली बार में इकट्ठा होंगी, दूसरी बार में जब दोबारा देखोगे तो आपको चीजें और बढ़िया समझ में यहाँ पर आएंगी। तो तीनों ऊर्जा स्रोतों को यहां पर प्रशिक्षित किया जा सकता है। अब यहां पर समझिए थोड़ा सा, जब हम उच्च तीव्रता गतिविधि में संलग्न होते हैं तो हमारी हृदय गति प्रति मिनट लगभग 180 हृदय दर तक पहुंच जाती है। इसके बारे में एक थोड़ा सा ध्यान रखना कि मैक्सिमम हार्ट रेट, मैक्सिमम हार्ट रेट का जो फॉर्मूला है 220 माइनस एज। अगर किसी व्यक्ति की आयु 30 साल है, -30, तो यहां पर 190 उसका हृदय जा सकता है। अब 190 का अगर आप चाहते हैं कि आप 80% निकालें, 80% इंटेंसिटी के साथ दौड़ना है, तो ये यहां पर आप इसको मल्टीप्लाई वगैरह कर दीजिए। 19 को 8 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई? ये 190, 190 से आप 19 19 38 निकाल दीजिए, कितना बन जाएगा लगभग? ये 190 160 लगभग 152, शायद मैं सही, 152 162 बन जाएगा मुझे लग रहा है। तो इस अब 80% पे अगर आप दौड़ेंगे तो वो 152 हृदय गति आपकी रहने वाली है। तो इस तरह से आप मैक्सिमम हार्ट रेट का फॉर्मूला 220 माइनस एज है, तो ये भी आप ध्यान रखना। तो हमारी हृदय गति प्रति मिनट लगभग 180 हृदय दर तक पहुंच जाती है, और जैसे ही हम प्रयास को रोकते हैं, ब्रेक या अंतराल देते हैं, हृदय गति तेजी से कम होती है और हम थकान से मुक्त होने लगते हैं। यह कार्य और पुनर्प्राप्ति सिद्धांत है। तकनीकी रूप से निरंतर कठिन अभ्यास में अल्प विराम दिया जाता है। पूर्ण पुनर्प्राप्ति रिकवरी प्रदान नहीं करते हैं। प्रशिक्षण प्रक्रिया को निरंतरता में नया भार तब प्रभावी होना चाहिए जब हृदय गति 120 से 130 हृदय गति दर प्रति मिनट के भीतर हो। सारी की सारी बात जो यहां पर बोली जा रही है मैं एक्सप्लेन करता हूं भाई। क्या बात यहां पर बोली गई है? यहां पर कहा जा रहा है कि मैक्सिमम हार्ट रेट आपकी 180 तक, मान लीजिए कि 180 तक हार्ट रेट
अधिकतम हृदय दर आपकी चली जाती है 180 तक। 180 तक हृदय गति आप लेकर गए, यहां पर आपका हृदय गति 72 पर है, 72 से आप अभ्यास के दौरान इसको 180 तक लेकर गए। 180 यानी कि 100% इंटेंसिटी के साथ आप दौड़ रहे हो। अब 100% इंटेंसिटी के बाद यहां पर आप दौड़ रहे हैं, इस हिस्से में आप रनिंग कर रहे हैं। अब यहां से रनिंग के बाद जब आपको रेस्ट दिया गया तो हृदय गति धीरे धीरे नीचे आनी शुरू होगी। ऐसा तो नहीं है कि ये 180 चली रहेगी, या फिर ऐसा भी नहीं है कि 180 से जैसे ही आप रुके सीधी की सीधी 72 पे आ गई, ऐसा भी नहीं होगा। ये हृदय गति धीरे धीरे नीचे की तरफ आना शुरू होती है। जैसे ही 130 पे आती है ना, या 120 130, उसी समय पर दोबारा आपको दौड़ा दिया जाता है। इसी तरह से वापस दोबारा अगले रेपिटेशन के अंदर फिर 130 आती है, 130 आती है, आपको दोबारा दौड़ा दिया जाता है। पूर्ण रिकवरी तो कब हो रही है? जब 72 पर आए, यानी कि आपको पूर्ण रिकवर कभी करने दिया ही नहीं जाता इसमें, या फिर आपको पूर्णतः शक्ति को पुनर्प्राप्त करने का अवसर कभी नहीं दिया जाता। इंटरवल ट्रेनिंग हार्ड या फिर डिफिकल्ट इसीलिए है कि आप दौड़ते हैं, दौड़कर आए, जैसे ही आप रुके थोड़ा बहुत आराम किया, कच्ची अवस्था के अंदर ही आपको दोबारा दौड़ने के लिए भेज दिया गया। अब ये क्यों किया जाता है, या फिर ये आराम क्यों नहीं दिया जा रहा है आपको? इसके पीछे भी वजह समझिए कि अगर यहां पर हृदय को आराम नहीं मिल रहा है, कि अब आपने अभ्यास करना शुरू किया, इस अभ्यास के दौरान पहली बार जब आपने, या फिर 200 या 300 के रेपिटेशन लगा रहे हैं, 300 मीटर बार बार आप दौड़ रहे हैं, 5 बार 6 बार दौड़ रहे हैं, आप नए नए अभ्यास करना आपने शुरू किया, तो पहली बार आपकी हृदय गति 130 पर आई, तो मान लीजिए कि ये आई 3 मिनट में आई। उसके बाद अब यहां पर मैं कह रहा हूं कि ये जनवरी के अंदर है, मान लीजिए जनवरी से लेकर आपने दिसंबर तक लगातार अभ्यास किया, 6 7 12 महीने आपने लगातार अभ्यास किया, इंटरवल ट्रेनिंग की, और इसी विधि को प्रयोग किया आपने। तो पहले दिन जनवरी के अंदर ये 3 मिनट के अंदर 180 पर आ रहा था, तो अगली बार लगातार अभ्यास के बाद ये जो टाइम है ना, ये 40 सेकंड 45 सेकंड आ जाएगा। वजह क्या है इसकी? इसकी वजह यह है कि अब हृदय आपका इतना मजबूत हो गया है कि वो ऑक्सीजन को जल्दी यूज कर पा रहा है, जल्दी भेज पा रहा है, मांसपेशियों को जल्दी उपयोग कर पा रही है। अब ये आपकी रिकवरी को बेहतर बनाता है। अब ये कहां पर काम आते हैं आपके, ये काम कहां पर आते हैं ये भी देखिए। अब फुटबॉल के अंदर इंटरवल ट्रेनिंग कहां पर काम आता है? फुटबॉल के अंदर भी काम आता है, हॉकी में काम आता है कि आप एक छोर से दूसरे छोर तक दौड़ कर गए। अब दौड़ने के बाद अगर आपका शरीर जल्दी रिकवर नहीं कर पाया तो क्या नुकसान होगा उसका, कि अगली बॉल आएगी तो उसके लिए आप तैयार नहीं होंगे, आप दौड़ नहीं पाएंगे। आपने, आपकी एनर्जी यहां से यहां थी एनर्जी, आप दौड़े, दौड़ते ही आपकी एनर्जी यहां पर आ गई। इसको रिकवर करने में धीरे धीरे जैसे समय लगेगा, तो उतने में तो खेल आगे बढ़ेगा, फिर आप क्या खड़े रहोगे? इसीलिए इंटरवल ट्रेनिंग काम आता है, बहुत महत्वपूर्ण है कि आपकी एनर्जी डिप्लीट हुई, नीचे आई एकदम से एनर्जी, एकदम से आपने रिकवर किया, 30 सेकंड के अंदर आप रिकवर करके दोबारा वो रेस दौड़ने के लिए तैयार हो गए। ये यहां पर महत्व आता है कि आप थकान को जल्दी रिकवर कर पाते हैं, जल्दी काउंटर कर पाते हैं। ये एक महत्वपूर्ण बात है यहां पर। अंतराल प्रशिक्षण संक्षेप में एक निरंतर प्रशिक्षण पद्धति है जिसमें क्रमिक लघु विराम शामिल होते हैं। यह भी एक लगातार प्रशिक्षण है कि लगातार ही चला जाता है इसमें, लेकिन बीच बीच में छोटे छोटे इनकम्प्लीट रिकवरी का समय दे दिया जाता है। इनकम्प्लीट, कंप्लीट रिकवरी नहीं होगी, इनकम्प्लीट, अपूर्ण होगी। कंप्लीट रिकवरी बिल्कुल एकदम अच्छे से रेस्ट नहीं दिया जाएगा, बस थोड़ा बहुत रेस्ट दिया जाएगा कि हृदय गति 120 130 तक आ जाए, उसके बाद आपको दोबारा दौड़ाया जाएगा। अंतराल प्रशिक्षण से वंचित लाभ प्राप्त करने के लिए वर्कआउट की अवधि, तीव्रता, गति और दोहराव और अंतराल समय, अल्प विराम को चतुराई से समायोजित किया जाता है। अब ये जो काम है, इसके लिए आपको स्पोर्ट्स ट्रेनिंग पढ़ना पड़ता है, इसके लिए आपको NIS करवाया जाता है, ट्रेनिंग को पढ़ा जाता है, किस तरह से आप इंटेंसिटी, लोड, पीरियडाइजेशन, इन चीज़ों को मैनेज करते हैं, बारीकियों को सीखा जाता है। उसके बाद आप ये बनाना सीखते हैं कि खिलाड़ियों को किस इंटेंसिटी के ऊपर दौड़ाया जाए, कौन से अभ्यास के बाद कितना आराम दिया जाए, कितना आराम जो है वो पूर्ण आराम होगा, कितना आराम जो है वो छोटा कम आराम होगा। जिससे अंतराल प्रशिक्षण या तो गहन या फिर व्यापक हो सकता है। कार्यभार की तीव्रता निम्न पर रखी गई है। गहन अंतराल प्रशिक्षण 80 से 90 रेंज में। अब जैसे मान लो कि आप बहुत 80 मीटर, 120 मीटर, 150 मीटर दौड़ रहे हैं, तो वहां पर इंटेंसिटी बढ़ाई जाएगी। इसी तरह से कम तीव्रता अंतराल में, जहां पर आप
लंबी अवधि के लिए दौड़ रहे हैं, 800 मीटर दौड़ रहे हैं, 1500 मीटर दौड़ रहे हैं, तो वहां पर 60 से 80% की रेंज रखी जाती है। वहां पर आप ऑल आउट नहीं दौड़ते हैं, पूरी स्पीड के साथ नहीं दौड़ते हैं, क्योंकि अगर यहाँ पर एक जगह पर आपने अवधि बढ़ा दी है तो आप इंटेंसिटी को कम कर देंगे, और इंटेंसिटी बढ़ा दी है तो अवधि को कम कर देंगे। ये दोनों एक साथ एक दूसरे के उल्टे विपरीत अनुपात में चलते हैं। सहनशीलता, यहां पर विकास किसका हुआ? एनारोबिक का विकास यहां पर हो रहा है। एनारोबिक का विकास हो रहा है क्योंकि यहाँ पर तीव्रता ज्यादा है। में सुधार लाने के लिए अत्यंत उपयोगी विधि है इंटेंसिव अंतराल प्रशिक्षण में स्पीड सहनशीलता। जब जहां पर 80 से 90% के आसपास की इंटेंसिटी है, वहां पर स्पीड एंड्योरेंस बनेगा, और एक्सटेंसिव के अंदर स्ट्रेंथ एंड्योरेंस का विकास होगा। जिसके अंदर इंटेंसिटी थोड़ी कम होगी उसके अंदर स्ट्रेंथ एंड्योरेंस आ जाएगा, जिसके अंदर स्पीड ज्यादा है या फिर इंटेंसिटी ज्यादा है उसमें स्पीड एंड्योरेंस आ जाएगा। इस विधि में अवधि को कम व तीव्रता को अधिक रखा जाता है। प्रयास व पुनः शक्ति प्राप्ति या फिर वर्क एंड रिकवरी, दोनों ही नाम देख लेना भाई, वर्क एंड रिकवरी के सिद्धांत पर यह होता है। तो ये कभी कभी अगर इनकम्प्लीट रिकवरी भी आ जाए तो भी इसको देख लेना या ठीक कर लेना इसको, ठीक है। वर्क एंड रिकवरी के सिद्धांत पर आधारित है। इस विधि में पूर्ण आराम क्षतिपूर्ति समय नहीं दिया जाता, इनकम्प्लीट रिकवरी मेथड भी इसको कहा जाता है। ये महत्वपूर्ण बातें हैं, 3rd ग्रेड के अंदर ये आ सकती हैं। ये जो चीजें समझने के लिए जरूरी हैं। अब शारीरिक शिक्षक बने तो एक अच्छे शारीरिक शिक्षक बने, सिर्फ जॉब लगने के लिए नहीं बने ना। तो चीजें जो हो रही हैं वाकई में उनके बारे में ज्ञान होना चाहिए। आपका विषय है तो आपके विषय के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। तो ये चीजें सिर्फ हेडिंग 4 चीजें जो एग्जाम में आ रही हैं उनको देखिए, लेकिन अंदर की चीजों को भी समझिए कि वो चीज है क्या, उनके बारे में थोड़ा ध्यान रखिए। तो ये सारी की सारी बातें थोड़ी सी अंदर की बातें हैं, एग्जाम में आने वाली बातें वो यहां से भी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं, लेकिन जिस दिन आएगा उस दिन बच्चे जो है वो एग्जामिनेशन हॉल के अंदर बैठ के रोएंगे कि ये बात क्या पूछ ली गई। लेकिन बहुत सिंपल बातें हैं जो बी पीरियड में एम पीरियड में सिखाई जानी चाहिए और सिखाई जाती हैं अच्छे कॉलेजेस के अंदर। तो यहाँ पर ये बातें आपके बी पीरियड के अंदर सारी की सारी आपको सिखाई जानी चाहिए, वही बातें हैं, तो इनको भी आपने ध्यान रखना है। लेकिन हमारे जो 3rd ग्रेड का लेवल है उसके हिसाब से ये क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। इतिहास के संबंध में बात करूं तो मैं, लेकिन भविष्य के अंदर ये प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। उसके बाद दबाव प्रशिक्षण विधि या फिर प्रेशर ट्रेनिंग मेथड। प्रेशर ट्रेनिंग मेथड के अंदर व्यक्ति का नाम क्या है? विंटर बॉटम। ये व्यक्तियों का नाम ध्यान रखना है। यहाँ पर व्यक्ति का नाम क्या है? विंटर बॉटम व्यक्ति का नाम है। विंटर बॉटम व्यक्ति का नाम है। टीम खेलों के अंदर अधिक उपयोग की जाने वाली एक प्रशिक्षण प्रणाली है। इसमें जानबूझकर कौशल अभ्यास के लिए गहन परिस्थितियां बनाना शामिल है, जो वास्तविक खेल में अनावश्यक स्थितियों से कहीं अधिक कठिन है। इस एक बात को थोड़ा सा आपने ध्यान से देखना है। अगर मैं आपको वही प्रश्न कराऊं जो पुराने पेपर के अंदर आते रहे हैं, तो आप वो तो सारे सीख जाएंगे जो पुराने में आते रहे हैं, लेकिन नए में अगर लेवल ऊपर चला गया तो वो आप काबिल नहीं होंगे। सेम चीज आप यहां पर अभ्यास करते हैं तब भी करते हैं। आप विकेट कीपर को अभ्यास करवाते हुए आपने वीडियोस देखे होंगे कि इस तरह से एक विकेट या फिर एक फ्लेक्सिबल एक डंडा लगा होता है, सामने से बॉल को फेंका जाता है, उसके ऊपर हल्का सा उसके ऊपर लगता है, लगने के बाद वहां पर डिफ्लेक्ट होता है, या फिर नीचे कुछ बॉल रखी जाती है उनके ऊपर ठप्पा खिलाया जाता है, ठप्पा खिलाने के बाद बॉल डाइवर्ट होती है और विकेट कीपर को एकदम से वहां पर रिएक्ट करना पड़ता है और एकदम से बॉल को कैच करना पड़ता है। और वो अभ्यास बार बार लगातार विकेट कीपर को करवाया जाता है। अब विकेट कीपर ये बोल सकता है कि जब आप मैच के अंदर जाएंगे तो मैच के अंदर 90% बॉल तो सीधी आने वाली है, 90% बॉल आपके हाथ में आएंगी बिना कोई किनारा लगे। हाँ, अगर आप 200 बॉल कैच करोगे तो 200 बॉल में हो सकता है कि 5 बॉल जो है वो एज लग के आए जहां पर आपको यहां वहां जाना पड़ सकता है, लेकिन उन्हीं 5 कैच के लिए वो अभ्यास जो है वो गहन परिस्थितियों में करता है। ठीक इसी तरह से आपको जब तैयारी करते हैं तो तैयारी करना आप सिर्फ पुराने पेपर को देखकर या फिर इजी रास्ता लेकर चलें तो उससे हो सकता है कि आप 60-70 प्रश्न जो है वो आराम से हल कर पाए, लेकिन ऊपर के जो 20-30 प्रश्न है उनके लिए आपको थोड़ा अतिरिक्त थोड़ा गहरे पानी में उतरना अनिवार्य होता है। तो ठीक वही वैसी ही बात यहां पर है। अब फुटबॉल के अंदर गोलकीपर को अभ्यास करते हुए देखते हैं तो गहन परिस्थितियों के अंदर उसको अभ्यास करवाया जाता है। नॉर्मल रूटीन के अंदर मैचेस के अंदर वैसी परिस्थितियां नहीं बनती है, लेकिन कभी कभार 10 मैच में, 15 मैच में, 20 मैच में, 30 मैच में एक बार परिस्थिति बनती है
और वो एक परिस्थिति जब बनती है उस समय वो एक किया हुआ सेव टीम को बचा जाता है। तो आप मुश्किल वक्त के लिए तैयारी कर रहे होते हैं, जैसा आप प्रेशर ट्रेनिंग के अंदर काम करते हैं। तो गहन परिस्थितियां जानबूझकर बनाई जाती हैं जो वास्तविक खेल में आवश्यक स्थिति से कहीं अधिक कठिन है। उदाहरण के लिए जैसे फुटबॉल में गोलकीपर की ट्रेनिंग व टेनिस में किसी खिलाड़ी को वास्तविक खेल की तुलना में गेंदों को अधिक तीव्र अनुक्रम के साथ एक विशेष तरीके से निपटने के लिए मजबूर किया जा सकता है। दबाव प्रशिक्षण से कुशलतापूर्ण गतिविधियों को निष्पादित करने की गति में सुधार हो सकता है कि आप जैसे मान लो कि 130 क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आने वाले हैं, 2 घंटे आपको मिलने वाले हैं, और आपको अभी अगर अभ्यास करवाया जाए तो 1 घंटे के अंदर 130 प्रश्न आपको हल करने के लिए दिए जाए। लगातार आप वो अभ्यास करेंगे तो होगा क्या कि आपकी स्पीड बढ़ जाएगी, और स्पीड बढ़ेगी तो एग्जाम के अंदर आप कंफर्टेबल रहेंगे। जब मुश्किल प्रश्न थोड़े आएंगे फिर भी आपके पास समय बचा हुआ रहेगा। तो वो एक तरीका है कि आप अगर 130 प्रश्न है और 2 घंटे का समय यहां पर दिया जा रहा है तो एग्जाम के अंदर हो सकता है कि आपके पास समय थोड़ा कम रह जाए। तो जानबूझकर आप जब अभ्यास करते हैं तो ऐसी परिस्थितियों के अंदर अभ्यास करेंगे जो ज्यादा मुश्किल है, ताकि एग्जाम के अंदर जाएं या फिर आप वास्तविक परिस्थिति में जाएं तो आपको थोड़ी आसान लगे, वहां पर मुश्किल परिस्थितियां बनने पर भी आपको मुश्किल ना हो। दबाव प्रशिक्षण में कुशलतापूर्ण गतिविधियों को निष्पादित करने की गति में सुधार हो सकता है और प्रतिस्पर्धा के दबाव में खिलाड़ियों को उच्च कौशल स्तर बनाए रखने में मदद मिल सकती है। यह विधि शक्ति, तीव्रता, सहनशीलता को बढ़ाने में उपयोगी है। यहां पर फोटोज देखिए आप, यहां पर फोटोज के अंदर आप क्या देख रहे हैं, जैसे यहां पर अलग अलग शेप आप देख रहे हैं। यहां से ये जो ट्रेनर है गोलकीपर को यहां पर बॉल फेंकता है। अब यहां पर बॉल जब लगेगी तो लगने के बाद इस तरफ भी जा सकती है, इस तरफ भी जा सकती है, नीचे भी जा सकती है, ऊपर भी जा सकती है, और यहां पर रिएक्शन के लिए बहुत कम समय दिया गया, तो एकदम से यहां पर आपको रिएक्ट करना पड़ेगा। मैच के अंदर ये सिचुएशन रोज नहीं बनेगी, लेकिन जब भी बनेगी ये व्यक्ति तैयार होगा, ये व्यक्ति दूसरों से बेहतर आपको नजर आएगा। ठीक इसी तरह से ये जैसे बॉक्स है तो बॉक्स के अंदर या तो इस कोने पे या इस कोने पे लगने के बाद बॉल किसी भी एक तरफ में जा सकती है, यहां पर लगने के बाद बॉल ऊपर जा सकती है, इस तरफ जा सकती है। तो ये अलग अलग अभ्यास की विधियां कि जहां पर आप मुश्किल परिस्थितियों के अंदर अभ्यास करते हैं, ताकि जब वे परिस्थितियां मैदान में आए तो आप बिल्कुल भी घबराएं नहीं, और अगर उससे आसान परिस्थितियां आए तो वो तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा आसान हो जाती हैं। उनको तो आप बिना ऐसे मान लीजिए ऑटोमेटिक हो जाते हैं वहां पर कि उनके अंदर तो गलतियां होने की संभावना भी नहीं रहती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर है भार प्रशिक्षण या फिर वेट ट्रेनिंग। वेट ट्रेनिंग के अंदर यहां पर नाम लिखा हुआ फेडरिक यान, 1812। राजस्थान के जो पेपर हैं, राजस्थान के जो पेपर हैं वहां पर एक बार क्वेश्चन आया है, वहां पर उत्तर जो माना गया है फेडरिक यान माना गया है। लेकिन एक बात आपको यहां पर ध्यान रखनी है कि ये जो व्यक्ति है इसका सही नाम फेडरिक लुडविग जॉन है। ये ट्रांसलेशन के अंदर, ये ट्रांसलेशन के अंदर कोई गड़बड़ हुई है और तब से ये यान ही चला आ रहा है। ये व्यक्ति कौन है? फेडरिक लुडविग जॉन है। फेडरिक लुडविग जॉन कौन है? ये व्यक्ति है फादर ऑफ जिम्नास्टिक्स, जो जर्मनी के अंदर आप देखते हैं, जिन्होंने 1811 के अंदर टर्न प्लाजा नामक आंदोलन चलाया था, टर्न वरीन आंदोलन चलाया था, और टर्न प्लाजा नामक एक जगह का स्थापन किया था, जिनके शिष्य जो है वो टर्नर कहलाए। तो ये वही व्यक्ति है जिन्होंने वेट ट्रेनिंग को शुरू किया 1812 में। लेकिन कहीं कहीं एग्जाम जब बनाया गया होगा तो जिस नोट से उन्होंने देखा होगा, जहां से उन्होंने देखा होगा, तो वहां पर चीजों में थोड़ी सी गड़बड़ हुई, तो ये जॉन जो है वो यान हो गया। अब ये अगर कोई बड़ी बात भी नहीं है, जैसे आप जॉन को लिखते हैं तो इस तरह से कहीं लिखा हुआ होगा तो उन्होंने यान पढ़ा होगा, तो फेडरिक लुडविग जॉन है। अब मैं दोनों इसलिए लिख रहा हूं आपके सामने कि आप कंफ्यूज नहीं हो, क्योंकि ये एग्जाम के अंदर फेडरिक यान मान रखा है। फेडरिक यान को आप इंटरनेट पे ढूंढेंगे तो फेडरिक यान नाम का कोई भी व्यक्ति इंटरनेट पे नहीं मिलता। फेडरिक लुडविग जॉन आपको जरूर मिल जाते हैं। और 1812 के अंदर, उसी समय के अंदर 1811 के अंदर टर्न प्लाजा नामक एक जगह जो है वो खोली गई थी फेडरिक लुडविग जॉन के द्वारा, जहां पर जिम्नास्टिक अभ्यास करवाया जाता। तो आप ये भी जानते हैं कि शारीरिक गतिविधियां जो है, फिजिकल एजुकेशन जो है, वो शुरुआती दिनों के अंदर जिम्नास्टिक्स के नाम से जाना जाता था। तो दोनों ही चीजें आपने ध्यान रखनी है, फेडरिक लुडविग जॉन और फेडरिक यान। प्रतिरोध प्रशिक्षण। अब भार ट्रेनिंग या फिर प्रतिरोध
वेट ट्रेनिंग को ही हम आप प्रतिरोध प्रशिक्षण रेजिस्टेंस ट्रेनिंग कहते हैं। कोई भी व्यायाम है जो ताकत, द्रव्यमान और सहन शक्ति में वृद्धि की उम्मीद के साथ मांसपेशियों को बाहरी प्रतिरोध के खिलाफ अनुबंधित करने का कारण बनता है। यानी कि आप कोई भी भार है उसको आप उठाते हैं तो उठाने की वजह से मांसपेशियां अभ्यस्त हो जाती हैं। अगर आप बहुत ज्यादा भार उठा रहे हैं तो आप मांसपेशियों में शक्ति की वृद्धि होगी। आप भार थोड़ा है लेकिन आप इसको बहुत रेपिटेशन कर रहे हैं, यानी कि 50 रेपिटेशन 60 रेपिटेशन कर रहे हैं, तो मांसपेशियों में क्या आ जाएगी, सहन शक्ति आ जाएगी, सहनशीलता या फिर एंडोरेंस मांसपेशियों के अंदर आ जाएगा। द्रव्यमान मास यानी कि हाइपरट्रोफी हो जाएगी। अभ्यास करने से मांसपेशियों का आकार बढ़ेगा तो ताकत, द्रव्यमान और सहन शक्ति या सहनशीलता में वृद्धि की उम्मीद के साथ मांसपेशियों को बाहरी प्रतिरोध के खिलाफ अनुबंधित करने का कारण बनता है। बाहरी प्रतिरोध डंबल, आपका शरीर का वजन, ईंट या कोई अन्य वस्तु हो सकती है जो मांसपेशियों को संकुचित करते हैं। समान मांसपेशी समूह को प्रशिक्षित करने से पहले 48 से 72 घंटों के बीच आराम की सलाह दी जाती है। जब आप मजबूत या मांसपेशी आकार बढ़ने के लिए जिम में वजन उठाते हैं तो आप प्रतिरोध व्यायाम कर रहे होते हैं। यह विधि शक्ति व गति में सुधार लाने में सहायक है, जैसे बेंच प्रेस, लेग प्रेस आदि भार प्रशिक्षण किए जाते हैं। यहाँ पर एक जो बात ध्यान रखनी है कि 48 से 72 घंटे का आराम आपको करना है, ये ध्यान रखना है। प्रतिरोध के लिए आप डंबल वगैरह का, बारबेल वगैरह का, अपने शरीर के भार का, इनका उपयोग आप कर सकते हैं। और आमतौर पर प्रतिरोध व्यायाम जो है उसके अंदर वजन उठाए जाते हैं और मांसपेशियों का हाइपरट्रोफी जो है वो किया जाता है। जब आप शक्ति के बारे में अध्ययन करेंगे आगे जब गामक क्षमताओं में, तो इसके बारे में चीजें और स्पष्ट और क्लियर होती हुई नजर आपको आएंगी। अगली जो विधि है उसका नाम है प्लायोमेट्रिक प्रशिक्षण। प्लायोमेट्रिक के अंदर भी दो नाम, एक यूरी वर्कोसेंस की और एक फ्रेड विल्ट। एक यूरी वर्कोसेंस की, एक फ्रेड विल्ट। फ्रेड विल्ट की एक किताब है उसके बारे में ध्यान रखना, रन रन रन, ये किताब है फ्रेड विल्ट की। इस पुस्तक के बारे में ध्यान रखना, यूरी वर्कोसेंस्की और फ्रेड विल्ट। अब इनमें से यूरी वर्कोसेंस्की की वीडियोस भी आपको इंटरनेट पे मिल जाएगी प्लायोमेट्रिक अभ्यास करते हुए, क्योंकि प्लायोमेट्रिक अभ्यास जो बहुत, जितने भी अभ्यास आप देख रहे हैं 1920, 1930, 1940 में विकसित हुए हैं, लेकिन ये अभ्यास जो है या फिर ये व्यायाम की शैली जो है 1980 के आसपास विकसित हुई है। तो इंटरनेट के ऊपर आपको इनकी वीडियोस भी आराम से मिल जाएंगी प्लायोमेट्रिक शुरुआती दिनों के अंदर। शब्द प्लायोमेट्रिक्स का सर्वप्रथम प्रयोग पूर्व एथलीट और अमेरिकी ट्रैक एंड फील्ड कोच श्री फ्रेड विल्ट के द्वारा किया गया था। प्लायोमेट्रिक प्रशिक्षण मांसपेशियों के फाइबर में खिंचाव, संकुचन चक्र, स्ट्रेच, शॉर्टनिंग साइकिल का उपयोग करके मांसपेशियों की कठोरता और शक्ति बढ़ाने में के लिए विस्फोटक शरीर वजन प्रतिरोध अभ्यासों की एक श्रृंखला है। यहां पर क्या बात बोली जा रही है, इसको थोड़ा सा ध्यान से आपने देखना है। यहां पर बात जो कही जा रही है ना, वो कही जा रही है कि एक इसके अंदर किसका उपयोग हो रहा है, खिंचाव संकुचन चक्र। इसको करने के लिए, प्लायोमेट्रिक्स एक्सरसाइज करने के लिए एक बार तो मांसपेशियों में खिंचाव होगा, फिर एकदम से मांसपेशियां क्या होगी, शॉर्ट होंगी। ये अभ्यास वहां पर होगा। स्ट्रेचनिंग, शॉर्टनिंग, साइकिल, यानी कि एक क्रम जो होगा उसके अंदर मांसपेशी में खिंचेगी, यानी कि एक बार यहां पर इसेंट्रिक स्ट्रेच होगा, फिर कंसेंट्रिक स्ट्रेच होगा, और फिर जाके एक क्रम वहां पर बनेगा। जैसे मान लो कि आप नीचे बैठे और नीचे बैठ के आपने जंप किया, जब नीचे बैठे हैं तो आपकी हैमस्ट्रिंग जो खिंच रही है, और जैसे ही आपने ऊपर जंप किया तो जंप करती है हैमस्ट्रिंग शॉर्ट हो गई है। तो ये दोनों के दोनों चीज यहां पर देखने को मिली, यानी कि स्ट्रेच होगी मांसपेशी शॉर्ट होगी, यानी कि इसेंट्रिक और कंसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन की एक साइकिल आपको देखने को यहां पर मिलने वाली है। और इसमें बढ़ाया क्या जाएगा या फिर किसको बढ़ाने में ये सहायक है, विस्फोटक शक्ति। विस्फोटक शक्ति, या फिर जिसको आप पावर भी कह सकते हैं, जिसको आप पावर भी कहते हैं। पावर या विस्फोटक शक्ति को बढ़ाने में ये सहायक है। यह एक त्वरित एकदम से किया हुआ, क्योंकि एकदम से खींचेंगे, खींचने के बाद एकदम से आप इसको शॉर्ट करेंगे मांसपेशियों को। यह एक त्वरित, फास्ट, शक्तिशाली गतिविधि है और पावर जनरेट करेंगे, एकदम से तेजी के साथ पावर जनरेट करेंगे, यही तो विस्फोटक शक्ति है ना। शक्तिशाली गतिविधि है जिसमें मांसपेशी कंडरा इकाई को पहले से खींचना और उसके बाद एक मजबूत संकेंद्रित संकुचन शामिल है। पहले खींचना और फिर एक मजबूत कॉन्ट्रैक्शन उसमें शामिल है। इसेंट्रिक व कंसेंट्रिक संकुचन का एक क्रमबद्ध मिश्रण होता है, क्रमबद्ध मिश्रण इसमें होता है। एक फोटो में आपको दिखा देता हूं, उसके बाद हम इसको आगे पढ़ते हैं।
जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं, इस फोटो के अंदर ज़्यादा चीज़ें स्पष्ट नहीं हो रही हैं, लेकिन फिर भी आप यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पे ये व्यक्ति जंप कर रहा है, या फिर इसको बॉक्स, इस तरह से बॉक्स रखे होते हैं, या बॉक्स के ऊपर नीचे बैठता है, जंप करता है, यहाँ से नीचे जंप करता है, फिर ऊपर कूदता है, इस तरह से जंप, इसके अंदर जंपिंग के अभ्यास जो है वो थोड़े ज़्यादा होते हैं, जंपिंग के अभ्यास यहाँ पर ज़्यादा होते हैं। SSC यानी कि स्ट्रेच शॉर्ट साइकिल के दौरान तेजी से छोटी होने के बाद मांसपेशी को लंबा करने की यह प्रक्रिया प्लायोमेट्रिक व्यायाम का अभिन्न अंग है। मांसपेशियों को खींचा जाता है, छोटा किया जाता है, खींचा जाता है, छोटा जाता है, इसी क्रम को बार बार दोहराया जाता है, यही प्लायोमेट्रिक एक्सरसाइज है। SSC प्रक्रिया कम से कम समय में अधिकतम बल उत्पन्न करने के लिए मांसपेशी कंडरा इकाई की क्षमता को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाती है। इन लाभों ने शुद्ध शक्ति और खेल संबंधी शक्ति और गति के बीच एक पुल के रूप में काम किया। ये गति जो है इसको चाल कर लो, शक्ति और चाल के बीच एक पुल के रूप में प्लायोमेट्रिक व्यायाम के उपयोग को प्रेरित किया है। प्लायोमेट्रिक व्यायाम एथलेटिक प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए उपयोग किया जाने वाला प्रशिक्षण का एक लोकप्रिय रूप है, और आजकल हर व्यक्ति इसको उपयोग कर रहा है, चाहे एथलेटिक्स है, चाहे फुटबॉल है, चाहे हॉकी है, चाहे क्रिकेट है, हर खेल के अंदर उपयोग हो रहा है। क्यों उपयोग हो रहा है? क्योंकि हर खेल के अंदर पावर जनरेट करनी होती है, विस्फोटक शक्ति का उपयोग वहां पर करना होता है, और विस्फोटक शक्ति को जनरेट करने के लिए, विकसित करने के लिए आपको प्लायोमेट्रिक अभ्यास करने ही पड़ेंगे। विस्फोटक शक्ति बढ़ाने की विधि जो प्रत्यक्ष रूप से गति व बल में सहायक होती है। अब यहाँ पर गति जहां पर आ रहा है, गति, क्योंकि गति को चाल कर लो, चाल यानी कि स्पीड है, गति को कई बार स्पीड के नाम से, कई बार चाल के नाम से आप देख लेते हैं। गति, कूद, ऊंची कूद, मुक्केबाजी आदि सभी खेलों में इस ट्रेनिंग विधि का उपयोग आधुनिक प्रशिक्षक खूब करते हैं। इसका अन्य नाम जंप ट्रेनिंग भी है। इसका अन्य नाम क्या है? जंप ट्रेनिंग के नाम से भी इसको जाना जाता है। जंप ट्रेनिंग के नाम से भी इसको जाना जाता है। तस्वीर आपने देख ली है, जंपिंग की इसके अंदर ज्यादा एक्सरसाइज होती है। उसके बाद पेस दौड़, पेस दौड़ या फिर पेस रन्स। पेस दौड़ का अर्थ है पूरी दूरी को एक स्थिर गति से दौड़ना। पूरी, जितना भी आप दौड़ रहे हैं उस पूरे के पूरे क्रम को, पूरे के पूरे दौड़ को एक ही रेस, एक ही स्पीड के साथ दौड़ना। आमतौर पर 800 मीटर और उससे ऊपर की दौड़ को पेस दौड़ में शामिल किया जाता है। एक एथलीट अधिकतम चाल के साथ 300 मीटर की दूरी दौड़ सकता है। यानी कि आप कहो कि पेस दौड़ का उपयोग क्यों किया जाता है, तो एक जो एथलीट है वो 300 मीटर तक, सिर्फ 300 मीटर तक, और वो भी पूरा नहीं दौड़ सकता। जितना आपके पास क्षमता है ना, उस क्षमता के साथ वो दौड़ सकता है 300 मीटर तक। 300 मीटर भी पूरा नहीं होता, उसके अंदर भी उसकी स्पीड जो है कम हो जाएगी, उसके ऊपर नहीं दौड़ सकता। आजकल हालांकि 400 मीटर भी ऑल आउट दौड़ने लग गए हैं लोग, लेकिन 800 मीटर उसके ऊपर की जो दौड़े हैं उनको आप पूरी गति के साथ, पूरे स्पीड के साथ नहीं दौड़ सकते। अगर आपने दौड़ने का प्रयास किया तो आपकी एटीपी और पीसी खत्म होगी। खत्म होने के बाद लैक्टिक एसिड पे शरीर जाएगा। जब लैक्टिक एसिड पे जाएगा तो लैक्टिक एसिड का उत्पादन होगा, लैक्टिक एसिड बनेगा। लैक्टिक एसिड बनेगा तो आपकी मांसपेशियों के अंदर जकड़न होना शुरू हो जाएगी, आप दौड़ नहीं पाएंगे, मांसपेशियों के अंदर ऐंठन आ जाएगी। इसलिए आप क्या करते हैं, पूरी गति के साथ दौड़ने का रिस्क नहीं लेंगे। आप ऐसी पेस पे दौड़ेंगे कि जो एग्जैक्टली लैक्टिक थ्रेशोल्ड के किनारे पर हो, लैक्टिक थ्रेशोल्ड पर हो, जहां पर जिस पेस पर आप दौड़ रहे हैं तो उसके अगर तेज कर दें तो लैक्टिक एसिड बनना शुरू हो जाएगा। अगर तेज नहीं करें तो आप बिल्कुल एकदम अपनी अधिकतम स्पीड के साथ दौड़ रहे हैं, जिसके ऊपर लैक्टिक एसिड शरीर के अंदर नहीं बन रहा है। यह बात यहां पर कहने का प्रयास किया जा रहा है। यानी कि तेज दौड़, तेज स्पीड, बिल्कुल सिंपल भाषा के अंदर कहूं तो यहां पर तेज स्पीड के अंदर दौड़ा जाता है, लेकिन वो इतनी ही तेज होती है जिसके अंदर लैक्टिक एसिड नहीं बने। बस सिंपल भाषा। अब उस एक पेस के ऊपर दौड़ना सीखा जाता है। यहां पर उस पेस के ऊपर आप 800 मीटर, 1500 मीटर, 3000 मीटर, इतनी दूरी जो है 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर दौड़ना सीखते हैं। एक ही पेस को बांध कर रखना, एक ही पेस पर चलते रहना। तो वो जो काम किया जाता है वो किसके दौरान किया जाता है? पेस रन्स के दौरान किया जाता है। लेकिन 800 मीटर उससे ऊपर, उससे अधिक लंबी दौड़ में उसे गति कम करके अपनी ऊर्जा बचानी होगी। खिलाड़ी अपने विभिन्न ऊर्जा स्रोतों के बारे में जानता है, वह उनका सही समय पर उपयोग कर सकता है। यानी कि आप एटीपी, पीसी और लैक्टिक एसिड वाला जो सिस्टम है उनको आप हटाकर रखते हैं, और यहां पर आप उपयोग किसका करते हैं? आप कार्बोहाइड्रेट को उपयोग में लेते हैं, और स्पीड को उतना रखते हैं कि वो दूसरे जो स्रोत है उनके अंदर ना चला जाए, उनको उपयोग में लेना शुरू ना कर दे। बस इस बात का आपने ध्यान रखना होता है। अब यहां पर ये स्पीड को बढ़ाने में और
एंड्योरेंस को बढ़ाने में, एनरोबिक एंड्योरेंस को बढ़ाने में आपको सहयोग करता है, लेकिन स्पीड को मेनली ये टारगेट करता है, स्पीड को मेंटेन रखा जाता है यहाँ पर। फिर बात करते हैं पुनरावृत्ति या फिर रेपिटेशन मेथड। रेपिटेशन मेथड नाम से आपको पता लग रहा है, एक आपने अंतराल प्रशिक्षण पढ़ा था, इंटरवल ट्रेनिंग पढ़ा था, और एक आप रेपिटेशन मेथड को पढ़ रहे हैं। अंतराल प्रशिक्षण की ही भांति है ये, क्रिया को बार बार दोहराया जाता है और बीच में आराम भी दिया जाता है। परंतु जहां अंतराल प्रशिक्षण का उपयोग सहनशीलता को केंद्र में रखकर किया जाता है, वहीं इस विधि में एक बार दौड़ने के पश्चात पूर्ण विराम कर अगली बार अभ्यास किया जाता है। इंटरवल ट्रेनिंग के अंदर इनकम्प्लीट रिकवरी दी जा रही थी, इनकम्प्लीट रिकवरी दी जा रही थी, उसकी वजह से वहां पर एंडुरेंस को सपोर्ट मिल रहा था, एंडुरेंस बढ़ रहा था, एनरोबिक्स एंडुरेंस बढ़ रहा था। यहां पर क्या किया जा रहा है, बीच में जो आराम दिया जा रहा है ना, वो पूर्ण आराम दिया जा रहा है। एकदम बिल्कुल एकदम आपने रेस्ट किया, रेस्ट करने के बाद ही आप दोबारा दौड़ेंगे, यानी कि आपकी हार्ट रेट को 70-80 तक आने का आराम दिया जाता है। क्योंकि यहां पर हार्ट रेट आराम से नीचे आ रही है, पूर्ण विराम मिल रहा है, कंप्लीट रिकवरी मिल रही है, तो यहां की इंटेंसिटी भी भाई 95 हो जाएगी, इंटेंसिटी यहां पर अच्छी रहेगी। वहां पर हम 60 से 80 या फिर 90 तक आ रहे थे अधिकतम, यहां पर इंटेंसिटी जो है वो कहां जाएगी, 95 से सो जाएगी, यानी कि हर एक दौड़ या फिर हर एक जो स्प्रिंट लगाएंगे वो ऑल आउट यहां पर होने वाली है, तो ये स्पीड को ज्यादा महत्व देता है। अगली बार दौड़ा जाता है ताकि खिलाड़ी 90 से 100% की तीव्रता को कायम रख सके। यह विधि स्पीड सहनशीलता, स्पीड एंडोरेंस व पेस जजमेंट के विकास के लिए सर्वश्रेष्ठ विधि है। एक बात आप और ध्यान रखिए, बार बार तीव्रता आ रहा है, बार बार प्रतिशत आ रहा है, एक बात आपने जो ध्यान रखनी है, कोई व्यक्ति अधिकतम तीव्रता के साथ कितनी अधिकतम तीव्रता हो सकती है, तो अधिकतम तीव्रता 100% हो सकती है, यह ध्यान रखना आप। अधिकतम तीव्रता के साथ अगर दौड़ने की बात हो तो किसी व्यक्ति की अधिकतम तीव्रता कितनी हो सकती है, 100% अधिकतम तीव्रता किसी व्यक्ति की हो सकती है, यह बात भी आप ध्यान रखेंगे भाई, 100% तीव्रता के साथ दौड़ा जा सकता है। तो तमाम विधियों के बारे में हमने पढ़ा, हमने सर्किट ट्रेनिंग के बारे में पढ़ा, हमने इंटरवल ट्रेनिंग के बारे में पढ़ा, हमने पार्ट लेग के बारे में पढ़ा, हमने रेजिस्टेंस ट्रेनिंग के बारे में पढ़ा, हमने रेपिटेशन ट्रेनिंग के बारे में पढ़ा, प्रेशर ट्रेनिंग के बारे में पढ़ा, और हमने पेस रन्स के बारे में पढ़ा। लगभग 7-8 विधियों के बारे में अध्ययन किया है, जिन विधियों में प्रतिपादक के नाम है, प्रतिपादक के नाम ध्यान रखना, वो विधियां क्या विकास करती हैं इनका ध्यान रखना, उनके कोई उपनाम है तो उपनाम ध्यान रखना, और हर विधि है क्या ये जरूर ध्यान रखना। मैंने हर एक विधि को आराम से समझाया है कि अगर मैं कहूं पेस जजमेंट, तो पेस जजमेंट आपको पता होना चाहिए कि भाई ऑल आउट दौड़ नहीं रहे हैं, ऑल आउट से पहले आप उस स्पीड के ऊपर दौड़ें कि आपके शरीर के अंदर लैक्टिक एसिड नहीं बने, ये ध्यान रखना है। अगर मैं कहूं रेपिटेशन, तो रेपिटेशन के अंदर आप कहना कि बार बार दौड़ा जाता है, एक बार दौड़ा जाएगा, उसके बाद कंप्लीट रिकवरी की जाएगी, फिर दोबारा दौड़ा जाएगा, और बीच में क्योंकि रेस्ट खूब मिल रहा है तो आप इंटेंसिटी को 90 से 100 रखेंगे। इंटरवल ट्रेनिंग, इंटरवल ट्रेनिंग के अंदर दौड़ा जाएगा, रेस्ट लिया जाएगा, दौड़ा जाएगा, रेस्ट लिया जाएगा, लेकिन यहां पर जो रेस्ट लिया जाएगा वो कंप्लीट रेस्ट नहीं होगा, इनकम्प्लीट रिकवरी यहां पर होगी, और वर्क एंड रिकवरी के सिद्धांत पे ये काम करेगा, और एरोबिक क्षमता को बढ़ावा, इस एनरोबिक क्षमता को इसके अंदर बढ़ावा दिया जाएगा। लगातार विधि के अंदर एरोबिक क्षमता को बढ़ावा दिया जाएगा और स्ट्रेंथ एंड्योरेंस को बढ़ावा दिया जाएगा। इसी तरह से फार्ट लेग के अंदर भी स्ट्रेंथ एंड्योरेंस को बढ़ावा दिया जाएगा, और गेस्टा होल्डर वहां पर नाम है व्यक्ति का, और एक स्पीड प्ले वहां पर जरूर ध्यान रखना। इसी तरह से प्रेशर ट्रेनिंग विंटर बॉटम है। अगर आप बात करें इंटरवल, तो वहां पर हेंस रेंडाल और वल्देमोर ग्रेशलर है, इसके अलावा बिकीला एक अन्य नाम है। अगर बात करें आप इंटरवल लगातार प्रशिक्षण की, डॉक्टर अर्नेस्ट वेनोकेन है। सर्किट ट्रेनिंग के अंदर मॉर्गन और एडमसन है। चलिए भाई, ये टॉपिक आपका यहाँ पर समाप्त होता है। कोई डाउट है, कोई आपको कंफ्यूजन है, तो आप फटाफट कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। यूनिट नंबर 6 थोड़ा सा लेट करने के वजह या फिर अंत में रखने के पीछे वजह ये, क्योंकि सबसे मुश्किल यूनिट में से एक है, 20 नंबर की है, लेकिन टेक्निकल चीजें हैं यहाँ पर। रटकर हो सकता है कि भाई चले तो चल जाए काम, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अटक सकता है, अटके तो 20 नंबर यहाँ पर रिस्क पे रहेंगे आपके। इसलिए समझ लीजिए, समय खूब है आपके पास, एक बार ठंडे दिमाग से समझ लीजिए, उसके बाद आपको यहाँ पर ज्यादा रोज रोज की मेहनत आपकी यहाँ पर नहीं है। एक बार आप इसको थोड़ा ध्यान से समझ लीजिए चीजों को। चलिए
सभी साथियों का लाइव सेशन के अंदर जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नियमित अध्ययन करते रहिए और इसी तरह से साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।